हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास वंस अगेन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हैंड आउट की इस सीरीज में आज हम पहुंच चुके हैं रीडिंग स्किल्स पे। हमने कंप्लीट किया फ्लेमिंगो बुक को, हमने कंप्लीट किया विस्टास को, हमने दोनों ही जो मेन हमारी बुक्स थी उनको कंप्लीट कर लिया है। अब जितना भी सेक्शन हम करने वाले हैं, जो बचा हुआ पार्ट है वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ जहां से आप सबसे ज्यादा जो मार्क्स है वो स्कोर कर सकते हो। यानी कुछ सेक्शंस ऐसे प्रेजेंट होते हैं एग्जाम के अंदर जहां से मार्क्स स्कोर करना बहुत इजी होता है। तो ये वही सेक्शंस है जिनको हम लास्ट में अभी कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो रीडिंग स्किल्स जब हम करेंगे तो अभी मैं आपको बताऊंगी किस किस तरीके की चीजें होती हैं, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से आगे जाके जब हम राइटिंग स्किल्स के पार्ट कर रहे होंगे तो उसमें भी अगर आप फॉर्मेट अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, अगर आपको फॉर्मेट अच्छे तरीके से पता है तो फिर आप आराम से वहां पे आंसर बना के लिख कर आ सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास के अंदर हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे, एक तो है अनसीन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और दूसरा है केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। तो बेटा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो सबसे पहला टॉपिक हम कवर करने वाले हैं ना, जिसका नाम ही है अनसीन। अनसीन वर्ड का मतलब आप सबको ही पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लो। अनसीन वर्ड का मतलब होता है जो पहले कभी भी नहीं देखा गया। ठीक है, नॉट सीन बिफोर मतलब जो आपने पहले नहीं देखा है। अब एग्जाम के अंदर ये जो पार्ट है ना, इससे क्वेश्चन एग्जाम में 12 नंबर का, 10 से 12 नंबर का एग्जाम में जो क्वेश्चन है इससे पूछ लिया जाता है। ठीक है, अनसीन रीडिंग पैसेज से या फिर अनसीन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। तो जो भी पैसेज आप वहां पे जाकर देखने वाले हो ना, वो पैसेज कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, इस बात की 100% गारंटी है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि वो पैसेज आप ऑलरेडी पहले सॉल्व करके गए हो और सेम पैसेज आपको वहां पे देखने को मिल जाए। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर सीधे सीधे बोला जाता है, सिलेबस के अंदर भी हमारे बोला गया है कि जो पैसेज आएगा वो अनसीन होगा। आया समझ? तो प्रीवियस ईयर के जितने भी मतलब 5-10 साल में जो भी अनसीन क्वेश्चंस आए हैं उसको सॉल्व करने से, अगर हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते हैं वीडियो के अंदर, तो ज्यादा कुछ उससे हमें फायदा होने नहीं वाला है। फायदा तभी होगा जब हम क्या करें, जो लास्ट 1-2 साल में जो पूछे गए इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेजेस हैं उनको देख ले, हम ये तरीका जान ले किस प्रकार से पैटर्न बना हुआ है, किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और उनको आंसर करने का तरीका क्या होता है। बस यही एक तरीका है जिससे आप अनसीन पैसेज में मार्क्स स्कोर कर सकते हो, अनसीन पैसेज में इजीली आप मार्क्स गेन कर सकते हो। तो अगर किसी भी बच्चे के दिमाग में अभी ऐसा कुछ परसेप्शन बना हुआ है कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं कि हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं अनसीन पैसेज के, सेम वही पैसेज हमें देखने को मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं आपको पहले ही यहाँ पे बता दे रही हूँ। अब दूसरा जो बचा वो है केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। केस बेस्ड जो पैसेज होते हैं ना बेटा, वो होते हैं फैक्ट के बेसिस पे बनाए गए पैसेज। तो ये पैसेज भी रिपीट होने के ना के बराबर इनके चांसेस होते हैं कि ये रिपीट होंगे। यानी आपको एक पैसेज दिया रहता है, उसमें से ही जो डेटा है रिसेंट के ही यूजुअली पैसेजेस होते हैं और उसमें से ही जो डेटा वगैरह है उसको निकाल के आपको आंसर्स करने होते हैं। तो दोनों ही ये पार्ट है, जो सेक्शन ए का रीडिंग स्किल का पार्ट है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। आप कभी भी पता नहीं लगा सकते हो कि कौन सा पैसेज एग्जाम में आने वाला है। आपका काम क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हुए चले कि किस प्रकार से पैटर्न बना हुआ है क्वेश्चंस पूछने का, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अगर आ रहे हैं क्वेश्चन तो हम उसको आंसर किस वे में करें। ठीक है, तो यही इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो वैसे 8 है, मतलब 8 टोटल जो पैसेज है वो हमारे पास प्रेजेंट है, जिसमें से कुछ पार्ट हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो अनसीन पैसेज है वो देखने को मिलेगा और कुछ पार्ट जो है वो केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज को देखने का मिलेगा। ठीक है, जब इन 8 क्वेश्चंस को अगर आप करने बैठते हैं, स्पीड बहुत अच्छी है तो 60 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर ले जाएंगे और 80 मिनट्स के अंदर लर्न भी कर ले जाएंगे। बट लर्न करना इज नॉट फ्रूटफुल। लर्न करना क्या है एक्चुअल में, कि हमें तरीका पता लगाना है किस तरीके से आंसर किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक अनसीन रीडिंग पैसेज, नाम ही अनसीन है तो यानी रिपीट नहीं होने वाला है, इस बात की पूरी गारंटी है। बट हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें आंसर करना होता है, पैटर्न क्या बना हुआ है, कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला जो पैसेज है वो सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2026। अब रीसेंट वाला तो हमें करना ही करना है सॉल्व। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2026 में पूछा गया है। इसको फटाफट से पढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। Read the following passage carefully. Ours was the marsh country, down by the river within 20 miles of the sea. My first, most vivid and broad impressions of the identity of things seems to me to have been gained on a memorable raw afternoon towards evening. The low leaden line beyond was the river.
and that the distant savage lyre from which the wind was rushing was the sea, and that the small bundle of shivers growing afraid of it all and beginning to cry was Pip. Holding a noise, cried a terrible voice as a man started up from among the graves at the side of the bushes. Keep still or I'll make you pay. तो ये कन्वर्सेशन है जो एक तरीके की यहाँ पे दी गई है. अ fearful man all in coarse grey with a great iron on his leg, a man with no hat and with broken shoes and with an old rag tied round his head, a man who had been soaked in water and smothered in mud, limbed and shivered and glared and growled, and whose teeth chattered in his head as he seized me. Tell us your name, said the man. Quick, give it mouth. Pip, Pip, sir. Show us where you live, said the man. Point out the place. The man, after looking at me for a moment, emptied my pockets. There was nothing in them but a piece of bread, which he ate ravenously. Now look here, said the man. Where's your mouth? Where's your mother? There, sir, said I. He started, made a short run and stopped and looked over his shoulder. Oh, said he, coming back. Who's that? He said, pointing. My sister, sir, Mrs. Joe Gatry. Wife of Joe Gatry, the blacksmith, sir. Blacksmith, and looked down at his leg. After darkly looking at his leg, he came close to me, took me by both arms and tilted me back as far as he could hold me, so that his eyes looked most powerfully down into mine and mine looked most helplessly up into his. Now look here, he said, you know what a file and witless is? Yes, sir. After each question, he tilted me over a little more so as to give me a greater sense of helplessness and danger. You get me a file. He tilted me again and whittles. He tilted me again. You bring them both to me. I was dreadfully frightened and so giddy that I clung to him with both hands and said, if you would kindly please to let me keep upright, sir, perhaps I shouldn't be sick, and perhaps I could attend more. He did. Then he held me by the arms in an upright position and went on with his terms. सोर्स क्या है भाई, यहाँ पे जो पैसेज लिया गया है इसका सोर्स भी हमें बता दिया गया है कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस करके एक बुक है, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखी गई है. तो उसी में से यहाँ पे ये जो कन्वर्सेशन है वो पूरी की पूरी उठाई गई है जितनी भी हमने अभी पढ़ी है. ठीक है, तो अवर्स वाज द मार्श कंट्री डाउन बाय द रिवर. लोकेशन बताई जा रही है कि कहाँ पे इनका जो घर है, कंट्री है, वो है प्रेजेंट. दो लोगों के बीच की यूजुअली कन्वर्सेशन यहाँ पे चल रही है और ब्लैकस्मिथ भी प्रेजेंट है इस कहानी के अंदर. वो पूछ रहे हैं कि कौन कौन मतलब यहाँ पे लोग हैं और वो क्या काम करते हैं. ठीक है, अभी कन्वर्सेशन है, ये सिंपल सी इतना पता चला. अगर आपको कुछ भी इसकी मीनिंग समझ में नहीं आई है तो ज्यादा डीप पे समझने की जरूरत भी नहीं है. मीनिंग से हमारा लेना देना कुछ भी नहीं है क्योंकि पैसेज सेम आने नहीं वाला है, चेंज हो जाएगा पैसेज. हमारा मेन जो मोटिव है वो है क्वेश्चंस के आंसर निकालने में. यही मेन मोटिव आपका एग्जाम में भी होना चाहिए. यू डोंट हैव टू ड्वेल इनटू दैट पैसेज वर्ड बाय वर्ड, मीनिंग बाय मीनिंग आपको नहीं समझने की जरूरत है बिल्कुल भी. आपको जस्ट इंफॉर्मेशन निकालनी है क्वेश्चन को देख के. तो विच टेक्सचुअल एविडेंस टेल्स अस दैट पिप वाज ट्रेम्बलिंग. क्या पता चला हमें किस चीज से कि जो पिप थी वो कांप रहे थे. तो कैसे पता चला? The small bundle of shivers, growing afraid of it all and beginning to cry, was Pip. यहीं पे मेंशन था ये. अभी देखो मैं आपको ढूंढ के दिखाती हूँ. तो देखो जरा यहाँ पे मेंशन है ना कि एंड दैट द स्मॉल बंडल ऑफ शिवर्स. ठीक है, तो यानी शिवर वर्ड का मतलब ही कांपना होता है, ट्रेम्बलिंग, शिवर. ठीक है, तो यहाँ से हमें आंसर मिल गया. अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं क्या कह रहा है. कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ सुटेबल रीजन. एक सही सा रीजन देके इसको कंप्लीट करना है. द राइटर रेफर्स टू द सी एज अ सेविश लायर इन ऑर्डर टू टेल दैट रीडर दैट. क्या बताना चाहता है जो रीडर है उनको, क्या बताना चाहता है ऑथर? द सी सीम्ड वाइल्ड, थ्रेटनिंग, डेंजरस, लाइक अ बीस्ट डेड. ये भी आंसर जो है वो हमें एग्जैक्ट पैसेज में से मिल जाएगा. The writer emphasizes
पिप्स वल्नरेबिलिटी इन ऑल द फॉलोइंग वेज एक्सेप्ट। अब यहाँ पे राइटर जो है वो एम्फोसाइज करते हैं पिप की वल्नरेबिलिटी पे कि कितनी ज्यादा खराब कंडीशन है, बस एक चीज को छोड़कर, दो द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हार्श लैंडस्केप वाया द बिहेवियर ऑफ द फ्राइटनिंग मैन थ्रू पिप्स हेल्पलेसनेस एंड फियर वाया पिप्स नॉलेज ऑफ द सराउंडिंग एरिया। तो डी ऑप्शन को छोड़कर बाकी सारे ऑप्शन जो है वो हमारे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज मेड इन द फ्रेज कीप स्टिल और आई मेक यू पे, मतलब रुके रहो अदरवाइज मैं तुमसे ही पे करवाऊंगा। कॉशन, थ्रेट, प्रेडिक्शन या अनाउंसमेंट, क्या चीज है ये? तो भाई ये थ्रेट है, धमकी दे रहे हैं, नहीं रुकोगे तो फिर मैं तुमसे ही पे करवा दूंगा इस तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन हिज इनिशियल अपीयरेंस हाउ कैन वी से दैट द फियरफुल मैन वाज इन अ स्टेट ऑफ डिस्कम्फर्ट। ये कैसे पता चलता है कि वो जो फियरफुल मैन था वो एक डिस्कम्फर्ट की स्टेट में था? तो एक रीजन देकर बताना है। ही वाज सोक्ड इन वाटर, कवर्ड इन मड एंड शिवरिंग विद चैटरिंग टीथ, ठीक है, ये मेंशन था वहां पे। व्हिच वन of the following statement will best explain the phrase give it mouth? give it mouth जो है वो किससे पता चलता है, कौन से फ्रेज से exactly explain हो जाता है, यानी आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द मैन एट द ब्रेड रेवेनसली, व्हाट डज, इसकी कंडीशन के बारे में क्या पता चलता है कि वो एक्सट्रीमली हंग्री था, स्टार्विंग था, इसलिए उसने बहुत जल्दी जल्दी खाया, ठीक है। व्हाट डज द मैन्स क्वेश्चन, मैन का क्वेश्चन क्या था, वेयर इज योर मदर, एंड हिज रिएक्शन व्हेन पिप्स पॉइंट टू हर, जब पिप उसकी तरफ पॉइंट करते तो इसका रिएक्शन क्या था, तो ये पूछा गया है। तो ये सजेस्ट करता है दैट ही इज ट्राइंग टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट पिप्स फैमिली, पिप की फैमिली के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। व्हेन ही आस्क्ड अबाउट पिप्स मदर, जब उन्होंने पिप की मदर के बारे में पूछा, लुक्स ओवर हिज शोल्डर की तरफ उसकी देखा, तो इट शोज ही इज पॉसिबली इवैल्यूएटिंग his surroundings to ensure no one is nearby to stop him, मतलब वो देखना चाहता था कोई आसपास तो नहीं है जो उनको रोकने की कोशिश करे। How does the man's action of forcing Pip to look up at him contribute to the tension in the scene? तो यहाँ पे जो मैन के एक्शन है वो कैसे दिख रहे हैं कि वो यहाँ पे फोर्स कर रहे हैं पिप को कि वो भी कंट्रीब्यूट करें इसमें, तो क्या दिख रहा है, तो बाय टिल्टिंग पिक बैकवर्ड, वो क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड उसको टिल्ट कर रहे हैं, फोर्सिंग हिम टू, उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो क्या करे, टू लुक इनटू हिज आईज, अपनी आईज में देखिए, द मैन इंटिमिडेट्स एंड कंट्रोल्स हिम, वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। पिप की जो हेल्पलेसनेस है वो बढ़ती हुई चली जा रही है, उसका डर बढ़ रहा है, एंड मेकिंग द एनकाउंटर मोर थ्रेटनिंग एंड इंटेंस, इसकी वजह से वो और ज्यादा घबरा गया है। कंप्लीट द फॉलोइंग विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, द मेन आइडिया क्या था टेक्स्ट का, पिप का एनकाउंटर फ्राइटिंग मैन के साथ जब होता है, या फिर हार्शनेस ऑफ पिप्स एनवायरनमेंट एंड द फियर इट क्रिएट्स, या पिप का जो स्ट्रगल है, जो मैन की इंटेंशन है वो समझ पाता है या नहीं, द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिलीज रिलेशनशिप इन पिप्स लाइफ। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पिप्स एनकाउंटर विद अ फ्राइटनिंग मैन हु डिमांड्स इंफॉर्मेशन, मतलब एक खतरनाक इंसान से वो मिलता है जैसे, और उससे वो क्वेश्चंस भी पूछना शुरू कर देता है, ठीक है, ओके। तो अभी हमने पहला जो पैसेज था वो देखा कि उसके अंदर से क्वेश्चंस निकाल के पूछे गए, यानी क्वेश्चंस पैसेज के अंदर से ही होते हैं और उनको ही हमें देख देख के आंसर करना होता है। अगर आप खुद के वर्ड्स में आंसर नहीं बना पा रहे हो, जहां पे भी वैसा रिलेटेड वर्ड आपको दिख रहा है, सीधे से उठा के वहां पे लिख दो, आपका जो आंसर है वो रेडीमेड एकदम हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन लेने की उसमें जरूरत होती नहीं है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई 2025 में आया है, तो इसको भी हम करेंगे। तो रिसेंट ईयर के जो एक दो तीन जो क्वेश्चंस हैं उसको तो हम कर ही लेते हैं। इसी प्रकार से केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज में भी हम वही करेंगे, यानी जो बाकी के जो पैसेजेस है वो हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो रिपीट होने नहीं वाले। अनसीन वर्ड का मतलब यही होता है जो पहले ना देखा हो। Okay. So in recent years, marketing has undergone a radical transformation. तो मार्केटिंग की बात हो रही है कि उसमें बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आई है, बदलाव आया है। Once considered the domain of creative thinkers guided by instinct and experiences, एक समय में इसको माना जाता था कि इसको वही लोग गाइड कर रहे होते हैं जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। आज के समय में ये अलग तरीके से इवॉल्व हो चुका है इनटू अ डाटा ड्रिवन साइंस सपोर्टेड बाय टेक्नोलॉजी। इसमें टेक्नोलॉजी की भी हेल्प लग रही है, एनालिटिक्स की भी हेल्प लग रही है। विद द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ती हुई चल रही है
है, डिजिटल मीडिया की बात करें, रियल टाइम डेटा एनालिसिस की बात करें, मार्केटर्स जो है वो अब प्रिडिक्ट कर सकते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में एंड पर्सनलाइज कैंपेन्स जो है वो चला सकते हैं जैसे पहले ना चलाए हों. These cutting edge technologies have shifted the focus of marketing from mass appeal to individual connections. Despite the Despite the growing reliance on data and analytics, marketing जो है वो एक आर्ट की तरह बनी हुई है. Understanding the emotions, emotion समझने की बात हो रही है, values की बात हो रही है. Motivations of consumers cannot be achieved by numbers alone. मतलब जो कस्टमर्स की जो मोटिवेशन है ना वो सिर्फ आप नंबर से अचीव नहीं कर सकते हो, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है. एम्पैथी, इंट्यूशन, क्रिएटिविटी कंटिन्यू टू प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिजाइनिंग. ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. डिजाइनिंग कैंपेन्स दैट रेजोनेट डीपली विद पीपल. एज एन आर्ट, मार्केटिंग इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द न्यूएंसेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड क्रिएटिंग इमोशनल बॉन्ड्स बिटवीन अ ब्रांड एंड इट्स ऑडियंस. कि इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है. हाउएवर मॉडर्न मार्केटिंग जो है उसके अंदर एक बैलेंस की जरूरत होती है आर्ट और साइंस के बीच में. डाटा डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है वाइल क्रिएटिविटी जो है वो मीनिंग प्रोवाइड करती है. कॉम्बिनेशन दोनों का ही हमें अलाउ करता है मार्केटर्स को टू डिलीवर द राइट मैसेज, कि हम सही मैसेज पहुंचा सकें टू द राइट ऑडियंस, सही ऑडियंस तक पहुंचा सकें एट द राइट टाइम. द चैलेंज फॉर टुडेज मार्केटर्स इज टू ब्लेंड दीज एलिमेंट्स. कि ये जो एलिमेंट्स है इसको हम ब्लेंड करें, ठीक है, इनकी तरफ देखें सीमलेसली टू रिमेन बोथ इफेक्टिव एंड ऑथेंटिक, ताकि ये दोनों चीजें इफेक्टिव ऑथेंटिक बनी रहे. एज द फील्ड कंटिन्यूज टू इवॉल्व, प्रोफेशनल्स मस्ट अडैप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजीज एंड प्लेटफॉर्म्स. द डिमांड फॉर डाटा सेवी येट क्रिएटिव इंडिविजुअल्स. तो आज के समय में डाटा सेवी लोग चाहिए उनको, मतलब ऐसे लोग चाहिए जो टेक्निकल चीजों में भी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो. जो जितनी भी कंपनीज हैं वो इस तरीके के लोगों को ही प्रेफर करती हैं. दोज हु कैन कंबाइन, जो कि क्या कर सकते हैं, टेक्निकल एक्सपर्टीज को कंबाइन कर सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ. ये बेस्ट सूटेड माने जाते हैं और ये इंडस्ट्री में काफी अच्छे से थ्राइव करते हैं, आगे बढ़ते हैं नए मार्केटिंग लैंडस्केप में. इंडीड मार्केटिंग जो है वो एक बहुत फैसिनेटिंग फ्यूजन ऑफ आर्ट बन चुकी है. साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गई है. तो एक रिफ्लेक्शन है कि हमारे खुद के जो कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है वो किस तरीके से आगे बढ़ती हुई चीजें उसमें मार्केटिंग ग्रो कर रही है उस समय में. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 1, जो पहला पैराग्राफ दिया गया है, तो ऑथर मार्केटिंग के इवोल्यूशन को कैसे बताता है. तो ऑथर डिस्क्राइब करता है मार्केटिंग के इवोल्यूशन को एज अ शिफ्ट फ्रॉम क्रिएटिविटी, कि क्रिएटिविटी से एक शिफ्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है. इंस्टिंक्ट बेस्ड डिसीजंस यहाँ पे क्रिएट किए जा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग हो रही है. डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी सपोर्टेड प्रोसेस बेस्ड ऑन एनालिटिक्स एंड प्रेडिक्शन. ठीक है, इन सारी चीजों पे यहाँ पे जो सारी चीजें हैं वो डिपेंडेंट है, बेस्ड है. Choose one of the following statement that aptly reflects the point of view of writer, जो कि राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बताती हैं. सीबीएसई 2025 में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है. इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग की फील्ड के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आर्ट और साइंस के बीच में. आर्ट और साइंस शुड वर्क इन टेंडम टू डू इफेक्टिव मार्केटिंग, या फिर दोनों को साथ में काम करना चाहिए ताकि अच्छे से मार्केटिंग चल सके. तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा. पॉइंट ऑफ व्यू कैरेक्टर का यही है कि आर्ट और साइंस साथ में चले. प्रोवाइड वन टेक्सुअल एविडेंस, एक एविडेंस बताना है जिससे आपको पता चल रहा है पैराग्राफ 2 के अंदर कि सपोर्ट दैट मार्केटिंग इज एन आर्ट, मार्केटिंग एक आर्ट है. तो बोला गया है ना, एज एन आर्ट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द न्यूएंसेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ठीक है, इंसान के बिहेवियर को समझना, डिटरमाइन करना इमोशनल कनेक्शन को कस्टमर के साथ, ये सारी चीजें मार्केटिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट है. बेस्ड ऑन द पैसेज, जो भी पैसेज पढ़ा आपने, इसमें आपको पता लगाना है द वे डाटा एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड द फील्ड ऑफ मार्केटिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, कि कैसे इन्होंने इसमें बदलाव लेकर आया है. डाटा और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने मार्केटिंग में काफी बड़ा बदलाव लेकर आया है, एनालिटिकल और पर्सनलाइज दोनों ही तरीके से. दे हैव आल्सो क्रिएटेड अ डिमांड, इन्होंने डिमांड क्रिएट करी है प्रोफेशनल्स के लिए हु कंबाइन क्रिएटिविटी विद टेक्निकल एंड डाटा स्किल्स, जो कि क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं टेक्निकल और डाटा स्किल्स को साथ में कंबाइन करके चलते हैं. डैश कटिंग एज टेक्नोलॉजीज एंड एनालिटिक्स हैव शिफ्टेड द फोकस ऑफ मार्केटिंग, ये चीजें मार्केटिंग का फोकस शिफ्ट कर चुकी हैं. बाय कटिंग एज टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है,
जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है, राइट। तो डाटा और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैव मेड मार्केटिंग मोर एनालिटिकल एंड पर्सनलाइज्ड, इन सब ने मार्केटिंग को और पर्सनलाइज्ड बना दिया है। दे हैव आल्सो क्रिएटेड डिमांड फॉर प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ी है जो कि क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं क्रिएटिविटी को टेक्निकल और डाटा स्किल्स के साथ। एक वर्ड आपको उठाना है पैराग्राफ 2 से और इस एनालॉजी को कंप्लीट करने के लिए। इंक्लूडेड का मतलब होता है इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है, साथ में लाना। सिक्लूडेड का मतलब क्या होगा, अलग करने की बात हो रही है, ठीक है। तो सिक्लूडेड का मतलब क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड, ठीक है, अलग बिल्कुल। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द न्यूएंसेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, पैराग्राफ 3 में ये लाइन जो है वो बोली गई है। तो न्यूएंसेस जो वर्ड है ये क्या डिनोट कर रहा है, एप्रिसिएशन फॉर आर्ट, man's preference for branded clothes, the complexities of human character, human inclination for analytical approach। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटीज जो प्रेजेंट होती है ह्यूमन कैरेक्टर के अंदर, बिहेवियर के अंदर, कभी तो उसको वो प्रोडक्ट बड़ा अच्छा लग रहा है, कभी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इट इज ऑल अबाउट मार्केटिंग की कैसे मार्केटिंग करी जाती है और उस प्रोडक्ट का जो रेलिवेंस है वो आगे आने वाले समय में भी उतना ही बना रहे। कंप्लीट द फॉलोइंग बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज, जो पैसेज है उसके अंडरस्टैंडिंग पे आपको यहाँ पे आंसर करना है। अकॉर्डिंग टू द राइटर, मॉडर्न मार्केटिंग जो है वो बिल्ड हो रखी है बोथ आर्ट और साइंस पे। एक्सीडिंग देयर एक्सपर्टीज, अगर इनकी जो एक्सपर्टीज है उसको हम आगे बढ़ाते हैं विद रेफरेंस टू पैराग्राफ 5, तो आपको क्या लगता है कौन सी स्किल्स जो है एम्प्लॉइज के अंदर होनी चाहिए, शुड पोजेस, ताकि डिमांड जो है कंज्यूमर्स की वो मीट कर ली जाए। सीबीएसई 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो एम्प्लॉइज शुड हैव क्रिएटिविटी, एम्प्लॉइज के पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए, डाटा एनालिसिस होना चाहिए, डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए टू मीट द इवॉल्विंग कंज्यूमर डिमांड्स, ताकि जो कंज्यूमर डिमांड्स हैं उनको हम पूरा कर सके। What fascinating fact about the human brain is revealed by the writer in the above passage? कौन सा फैक्ट जो है वो रिवील किया गया है, तो ह्यूमन ब्रेन के 2 साइड्स होते हैं, द राइट फॉर क्रिएटिविटी एंड इंट्यूशन और लेफ्ट होता है लॉजिकल एनालिसिस के लिए। दोनों ही जरूरी है मॉडर्न मार्केटिंग को करने के लिए, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन है जिसको हम देख लेते हैं जरा। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024 से 25 में आया है। एक्चुअली देखना क्या है, हम एक बार इसको बस पता लगाते हैं कि देखो यहाँ पे भी उसी तरीके से हमें पैसेज दिया गया है और जो पैसेज है ये पैसेज हमें अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके दिया है। पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने के बाद यहाँ पे देखो क्या कर रखा है बेटा, जो क्वेश्चन है वो पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 जैसे बाकी पहले हमने क्वेश्चन देखे उसी तरीके से यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछे गए। तो पैसेज अनसीन ही रहने वाला है, वो रिपीट तो होगा नहीं। तो सारे एग्जैक्टली वही पैराग्राफ्स को लर्न करने का तो कोई फायदा नहीं है। हमने समझना था कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हमने समझ लिया अच्छी तरीके से अनसीन पैसेज के पैटर्न को देखकर, ठीक है। 2 हमने रिसेंट के जो क्वेश्चंस थे वो करे जो इंपॉर्टेंट थे करना पैटर्न को समझने के लिए। अब इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे और आपको उनको वहां पे आंसर करना होगा, ठीक है। तो बाकी के जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस के लिए आपको हैंडआउट के अंदर ये सारे प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जितने भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं ये सारे के सारे, ठीक है। ये सब प्रैक्टिस के लिए 2024 का 24-25 के सैंपल क्वेश्चन पेपर का ये सब हमने प्रोवाइड किया हुआ है। अब इसमें वैसा कुछ समझाने वाला है नहीं ज्यादा, तो अब इसीलिए हम मूव कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। रहती इसमें भी चीजें वही है क्योंकि जो फैक्चुअल पैसेजेस हैं वो ऑलमोस्ट रीसेंट का जो डेटा है उसको उठाकर ही दिए जाते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, पर कोशिश करेंगे हम कि जितने मैक्सिमम जो पैसेजेस हैं वो हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं उन सबको सॉल्व करें ताकि हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो पाए। तो सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर 2026 की बात करें तो सबसे पहला अभी ये जो पूछा गया रिसेंटली वो यही है। जल्दी से इसको रीड कर ले फिर आगे बढ़ते हैं।
A recent survey was conducted among 2,000 college students and young professionals to analyze preferences for different type of jobs, including corporate roles, personal startups और family businesses and service professions, example defense, nursing, police। ठीक है, तो बता रहे हैं कि अभी रिसेंट सर्वे जो हुआ है उससे पता चला है कि 2000 जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर यंग प्रोफेशनल्स हैं वो डिफरेंट टाइप की जॉब्स जो है वो करना पसंद करते हैं। कुछ लोग कॉर्पोरेट में जाना पसंद करते हैं, कुछ लोग अपने स्टार्टअप्स को स्टार्ट करना पसंद करते हैं, या कुछ लोग यूजुअली अपने फैमिली बिजनेस को आगे रन करते हैं, या फिर कुछ सर्विस प्रोफेशंस के अंदर भी जाते हैं, लाइक कोई डिफेंस में जाना चाहता है, कोई नर्सिंग में, कोई पुलिस में, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में लोग जाना चाहते हैं। तो ये जो स्टडी है, जो ये स्टडी करी गई है, मैंने बताया आपको एक केस बेस्ड जो स्टडी होती है उस पे ही सारे पैसेजेस ये एग्जाम में आते हैं। तो द स्टडी एम टू आइडेंटिफाई, ये जो स्टडी करी गई है इसका मेन मकसद यही है कि ट्रेंड्स बताना कि करियर एस्पिरेशंस में लोग किसकी तरफ ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे प्रेफरेंसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी जब मैं सोचती हूँ कि मैं एक इंजीनियर बनूंगी, या मैं एक डॉक्टर बनूंगी, या मैं एक टीचर बनूंगी, तो मेरे दिमाग में क्या चीजें चल रही है, मेरे दिमाग में मैंने उसको प्रेफरेंस क्यों दे रखी है। ठीक है, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो मुझे उसके लिए इन्फ्लुएंस करे। हो सकता है सोसाइटल फैक्टर्स हो कि एक बच्चा जो है वो एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, तो सोसाइटल फैक्टर्स प्रेजेंट है कि उसको लग रहा है कि उसका पावर होगी, उसकी फेम होगी, तो शायद इस वजह से उसको इस बात के लिए बहुत एनकरेजमेंट मिल रही है कि ऐसा करना चाहिए। एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर वर्क फोर्स प्लानिंग एंड एजुकेशन सिस्टम, और क्या वो उस तरीके से अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर पाते हैं ताकि वो उसी रास्ते पे आगे बढ़ पाए। तो पार्टिसिपेंट्स को बोला गया टू रैंक देयर प्रेफरेंसेस ऑन अ 5 पॉइंट स्केल, कि 5 पॉइंट के स्केल पे आपको रैंक करना है कि आप सबसे पहले किसको रखते हो, उसके बाद किसको रखते हो, उसके बाद किसको रखते हो। तो ये जो स्टडी है ये कवर करती है respondents across urban and semi-urban areas representing diverse educational, economic and cultural background। सबके backgrounds को दिखाया गया है भाई। Researchers ensured diversity in gender, जो researchers हैं उन्होंने कोशिश करी है सारी चीजों को देखने की, यानी जितने भी जेंडर प्रेजेंट है, यानी मेल फीमेल सबको ही देखने की कोशिश करी है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी देखा है, करियर की स्टेजेस समझने की कोशिश करी है, ताकि जो जितनी भी हमें जरूरत है सारी चीजों की डेटा की वो हम कलेक्ट कर पाए। मेक द फाइंडिंग्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ ओपिनियंस, सारे ओपिनियंस का पता लगा पाए। डाटा कलेक्शन के अंदर इन्वॉल्व किया गया है ऑनलाइन क्वेश्चनर्स को भी, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इन पर्सन इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू भी लिया गया है इंसानों का, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग जॉब प्रेफरेंसेस की हम समझ पाए। तो अब ये है डाटा जो आप सामने देख रहे हो, एग्जैक्टली यही जो है वो एग्जाम के अंदर आया, और इस तरीके से ही एक चार्ट या फिर कोई पाए चार्ट या फिर कोई बार ग्राफ एग्जाम के अंदर जरूर आता है, और उसमें से ही फिर हमें जो क्वेश्चंस हैं वो पुट ऑन किए जाते हैं। तो यू शुड हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से हम रीड करते हैं इन सारे चार्ट्स को। जैसे यहाँ बार ग्राफ एक दिया हुआ है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करो, इसको बहुत ध्यान से देखना बेटा। मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके ठीक है, तो अब देखो जरा यहाँ पे क्या लिखा है, 0, 20, 40, 60, 80, 100। तो ये क्या है, परसेंटेज ऑफ रिस्पोंडेंट्स, मतलब कितने लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट की प्रेफरेंसेस हैं टाइप ऑफ जॉब्स को लेकर। जहां पे ये साइन आपको दिखे तो वो है स्टार्टअप और फैमिली बिजनेस के लिए, ये साइन दिखे तो कॉर्पोरेट के लिए, और ऐसा कुछ साइन दिखे तो सर्विस के लिए है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट साइंस यहाँ दिए हुए हैं, यानी ब्लैक इज फॉर कॉर्पोरेट, ग्रे वन इज फॉर सर्विस, एंड द फर्स्ट वन इज फॉर स्टार्टअप और फैमिली बिजनेस। ठीक है, तो नॉट प्रेफर्ड मतलब जो लोग नहीं प्रेफर कर रहे हैं वो कितने हैं। तो अब यहाँ पे देखो जरा, ऐसे 80 से ज्यादा रिस्पोंडेंट्स हैं, यानी ऑलमोस्ट 85 ऐसे रिस्पोंडेंट्स हम मान सकते हैं जो कि है जो प्रेफर नहीं करते हैं क्या करना, फैमिली बिजनेस करना। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम जब देख रहे हैं 20 जो है वो प्रेफर नहीं करते हैं कॉर्पोरेट जॉब्स करना, और जो 65 है वो प्रेफर नहीं करते हैं सर्विसेज करना। वहीं पे लेस प्रेफर्ड का ये जो डेटा है वो दिया गया है। फिर न्यूट्रल मतलब जो लोग न्यूट्रल है कि ठीक है कर लो या ना करो, उनका भी दे रखा है। प्रेफर्ड मतलब जो लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं कि करना चाहिए। हाईली प्रेफर्ड मतलब जो कह रहे हैं कि ऐसा करना ही करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो डेटा का ग्राफ है वो बना हुआ है। आया समझ में अच्छी तरीके से?
अब इसी के आगे का जो पार्ट है, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, उसके आगे का पार्ट दिया हुआ है। कॉर्पोरेट जॉब्स हमने जब देखी पैराग्राफ के अंदर, मतलब जब हमने जो बार ग्राफ है उसके अंदर देखा कॉर्पोरेट जॉब्स के बारे में, तो कॉर्पोरेट जॉब्स कॉमनली एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इंसान कॉर्पोरेट जॉब कर क्यों रहा है? फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, की भाई थोड़ा पैसा आना शुरू हो जाए, बैठे रहने से अच्छा है कि आदमी जॉब कर ले, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज वहां पे देखकर या फिर स्ट्रक्चर्ड करियर देखकर, ठीक है। स्टार्टअप्स और फैमिली बिजनेस ऑन द अदर हैंड अपील्स टू दोज वैल्यूइंग ऑटोनॉमी, जो लोग चाहते हैं उनके पास खुद की पावर हो, क्रिएटिविटी का ऑप्शन हो और उनके पास चांस हो फ्लेक्सिबल एनवायरमेंट्स के अंदर काम करने के लिए। सर्विस प्रोफेशनल्स जो है वो क्या चाहते हैं, वो कुछ उनका ड्रीम रहा होगा या फिर प्रेस्टिजियसनेस को अटेन करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। स्पेशली अमंग इंडिविजुअल्स मोटिवेटेड बाय अ सेंस ऑफ ड्यूटी, जिनके अंदर ये होता है मैं देश के लिए कुछ करना है, उस तरीके से। द सर्वे ऑल्सो हाईलाइटेड, इस सर्वे ने ये भी हाईलाइट किया कि बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो आते हैं। ज्योग्राफिकल वेरिएशंस भी बहुत मैटर करती हैं, वर सिग्निफिकेंट विद अर्बन रिस्पोंडेंट्स ग्रेविटेटिंग मोर टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट रोल। जो शहर में रहता है इंसान, वो ज्यादा प्रेफर करेगा कॉर्पोरेट रोल की तरफ जाना। वहीं जो सेमी अर्बन पार्टिसिपेंट्स हैं, वो लोग, उनका जो इंक्लाइनेशन है वो सर्विस प्रोफेशंस की तरफ ज्यादा होता है या फैमिली बिजनेस की तरफ ज्यादा होता है। रिस्पोंडेंट्स जो है वो इंडिकेट करते हैं लिमिटेड मेंटोरशिप के लिए, कि उनको जो मेंटोरशिप अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत लिमिटेड मिलती है, और लैक ऑफ क्लैरिटी भी है उनके दिमाग में कि उनको क्लियर नहीं है कि क्या करना चाहिए अबाउट द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स। आगे आने वाले समय के बारे में ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है। नॉन कॉर्पोरेट करियर्स एज बैरियर्स इन्फ्लुएंसिंग देयर डिसीजन, कि ये सारे कुछ रुकावटें हैं जो हमारे करियर को कहीं ना कहीं रोक रही हैं। The findings provide a foundation for further research into how cultural, regional and generational influences shape career choices. Future studies ये कहती हैं could explore factors such as gender-based preferences, कि gender-based preferences जो है वो हम करें, emerging industries, mentorship availability and the role of technological advancement in shaping job markets, कि इनका क्या रोल होता है जॉब मार्केट्स को शेप करने में। Additionally, longitudinal research क्या कहती है, could track how these preferences, की कैसे ये जो प्रेफरेंसेस हैं ये इवॉल्व होती हैं रिस्पोंडेंट्स की तरह, एडवांस इन देयर करियर्स। दिस कुड हेल्प एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी हेल्प कर सकती हैं, एम्प्लॉयर्स को भी, कि वो डेवलप करें टेलर्ड स्ट्रैटेजीज को टू बेटर अलाइन विद द एस्पिरेशन, कि एस्पिरेशंस के साथ अपने अलाइन कर पाए, एंड वैल्यू ऑफ यंग जॉब सीकर्स, जो यंग जॉब सीकर्स हैं उनकी भी वैल्यू कर पाए। मोर ओवर पॉलिसीज एनकरेज जो करती हैं स्किल डेवलपमेंट के बारे में, मेंटोरशिप के बारे में, ऐसे और भी प्रोग्राम्स हमें देखने को मिलने चाहिए, जो कि जो गैप्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं इस सर्वे में, तो वो गैप्स हमें ना मिले देखने को। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द सर्वे कंडक्टेड अमंग 2000 कॉलेज स्टूडेंट्स एंड यंग प्रोफेशनल। सर्वे क्यों कंडक्ट किया गया है, ये तो आपको पहली लाइन से ही मिल जाएगा। देयर वाज ओनली वन पर्पस, क्या था वो, टू एक्सप्लोर पैटर्न्स इन करियर, करियर एस्पिरेशन में पैटर्न क्या चल रहा है ये एक्सप्लोर करने के लिए, और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उनको वो करियर ऑप्शन चूज करने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। The study ensured diversity in gender, socio-economic status and career stages to make the findings. इन सारी चीजों में डाइवर्सिटी क्यों रखी गई है, ताकि जो डेटा है वो कैसा हो, बहुत रिप्रेजेंटेटिव हो, मतलब हर किसी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। The profession preferences for which policymaker primarily needs to provide encouraging incentives is, ज्यादातर जो लोग हैं जो प्रेफर कर रहे हैं पॉलिसी मेकर्स वगैरह जो है, या फिर जो ऐसा मतलब चाहते हैं क्रिएटिविटी वो दिखा पाए, तो वो लोग ज्यादा प्रेफर क्या करते हैं, स्टार्टअप या फैमिली बिजनेस करना, जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, अब विजुअली इंपेयर्ड क्वेश्चंस भी होते हैं कुछ कुछ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है स्पेक्ट्रम ऑफ ओपिनियंस, जो लाइन मेंशन करी गई है, टू मेक द फाइंडिंग्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ ओपिनियंस, द रिसर्चर रिफर्स टू, किसकी बात कर रहा है, डिफरेंट जेंडर, सोशल बैकग्राउंड और करियर स्टेजेस से बिलोंग करने वाले लोगों के बारे में बात कर रहा है। एक काफी बड़ा सा एमसीक्यू दिया गया है, डिटेल में सारे ऑप्शंस को एक बार पढ़ो क्वेश्चन के साथ। ओके, तो बेस्ड ऑन द बार ग्राफ जब हमने देखा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करती है बिल्कुल करेक्ट तरीके से जॉब प्रेफरेंसेस के ट्रेंड्स को। कॉर्पोरेट जॉब्स आर मोर
आर मोर इन द लीस्ट प्रेफर्ड, क्या लीस्ट प्रेफर्ड कैटेगरी में है देन द सर्विस प्रोफेशनल्स, या फिर सर्विस प्रोफेशनल्स जो है वो लेस प्रेफर्ड है कॉर्पोरेट जॉब्स के कंपैरिजन में ऑन द न्यूट्रल स्केल. सर्विस प्रोफेशनल्स हैव अ हायर परसेंटेज ऑफ रेस्पोंडेंट्स मेकिंग देम हाईली प्रेफर्ड कंपेयर टू कॉर्पोरेट जॉब्स, या कॉर्पोरेट जॉब्स एंड सर्विस प्रोफेशनल्स हैव एन इक्वल परसेंटेज ऑफ रेस्पोंडेंट्स मेकिंग देम एज प्रेफर्ड. तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा. जो सर्विस प्रोफेशनल्स है हैव अ हायर परसेंटेज, इनकी काफी हायर परसेंटेज है रेस्पोंडेंट्स में, क्योंकि ये हाईली प्रेफर कर रहे हैं इस चीज को कॉर्पोरेट जॉब्स के कंपैरिजन में. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई डज द रिसर्चर एसोसिएट स्टार्टअप्स एंड फैमिली बिजनेस विद इंडिविजुअल्स हु वैल्यू ऑटोनॉमी. क्योंकि वहां पे वो डिसीजंस क्रिएट कर सकते हैं खुद से, इनोवेटिवनेस अपनी लेकर आ सकते हैं, क्रिएटिविटी लेकर आ सकते हैं. व्हाइल इफ यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट जॉब और इन अ सर्विस सेक्टर, सो आपको सारी चीजों को देखकर चलना पड़ेगा, कॉपरेट करके चलना पड़ेगा अपनी टीम के साथ, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी इनोवेशन को क्या कर सकते हो, टेक में लेकर आ सकते हो. बट वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे आप अपने अकॉर्डिंग रिस्क भी ले सकते हो, क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो. रिया विशेस टू हैव अ रेगुलर सैलरी. मान लो रिया जो है एक लड़की है जो कि चाहती है कि उसको रेगुलर सैलरी मिलती रहे, डिफाइंड ग्रोथ मिलती रहे, ठीक ठाक ग्रोथ मिले करियर में. वाई इज अ कॉर्पोरेट जॉब बेटर सूटेड फॉर हर कंपेयर टू ज्वाइनिंग अ स्टार्टअप और अ फैमिली बिजनेस. तो उसके लिए कॉर्पोरेट जॉब क्यों अच्छी होगी? सीधी सी बात है, कॉर्पोरेट जॉब ऑफर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अ रेगुलर सैलरी और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाएंगी, तो उसके लिए ये ज्यादा सही है. वही स्टार्टअप के अंदर ऑटोनॉमी तो होती है, फ्लेक्सिबिलिटी तो होती है, बट सिक्योरिटी बड़ी कम होती है. ठीक है. When the researcher says respondents indicated limited mentorship opportunities, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस मतलब ये चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं ये पता लगाने में भी कौन सा जो करियर पाथ है उनके लिए सही होगा, क्योंकि उनको मेंटोरशिप ही नहीं मिल रही है. हाउ माइट फर्दर स्टडीज इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमर्जिंग इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एम्पावर्स यूथ टू मेक वेल इन्फॉर्म्ड करियर डिसीजंस. तो टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है, इंडस्ट्रीज कैसे हेल्प करती हैं करियर डिसीजंस लेने के लिए, तो ये स्टडीज हमें शो करती हैं would help youth understand future job markets, required skills and opportunities in new industries, enabling them to make better informed future ready career choices. तो इन सब चीजों से वो मार्केटिंग ट्रेंड्स का पता लगा पाते हैं, कैसी स्किल्स चाहिए उनको ये पता लगा पाते हैं इंटरनेट के जरिए, और तब फिर वो आगे बढ़ पाते हैं. अब यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे ऐसा ऑप्शन चूज करना है दैट इज नॉट एड्रेस्ड इन दिस स्टडी, जो इस स्टडी के अंदर नहीं डिस्कस किया गया. पर्पस ऑफ स्टडी, इम्पैक्ट ऑफ जेंडर ऑन करियर प्रेफरेंसेस, या फिर रीजनल एंड डेमोग्राफिक वेरिएशंस इन प्रेफरेंसेस, चैलेंजेस फेस्ड बाय रेस्पोंडेंट्स, द मेथोडोलॉजी यूज्ड फॉर डेटा कलेक्शन. तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा. इम्पैक्ट जो है, इम्पैक्ट क्या हुआ है इसमें क्रिएट जेंडर का, तो करियर प्रेफरेंसेस में, इसको हमने डिस्कस नहीं किया, बाकी सबको किया है. ठीक है. अगला जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई 2025 से पूछा गया है, तो इसको भी सॉल्व करना हमारे लिए जरूरी है. तो फटाफट से एक बारी पढ़ लेंगे पूरे पैसेज को जो गिवन है. Okay. Introduction. India with rich cultural heritage, diverse landscape and historical sites attracts millions of tourists each year. Tourism significantly contributes to India's GDP, generating employment and boosting infrastructure. This case study explores factors impacting tourism in India, examines seasonal pattern and assess tourist satisfaction through a survey. तो भाई टूरिज्म के बारे में इंडिया में सर्वे किया गया और ये पता लगाया गया कि इंडिया के अंदर ना काफी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में टूरिज्म का. जो लोग बाहर से आते हैं वो अलग अलग चीजों को देखते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है टूरिज्म अट्रैक्ट करने के लिए इंडिया के अंदर. तो जो सीजनल पैटर्न है उसको हमें पता लगाना है कि कौन से सीजन में ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग आना. टूरिस्ट की सेटिस्फैक्शन कितनी है, अगर वो लोग घूमने आ रहे हैं तो उनका सेटिस्फैक्शन कैसा है ये भी पता लगाना है. मेथोडोलॉजी क्या रहेगी, तो स्टडी में इन्वॉल्व किया गया है प्राइमरी
डेटा कलेक्शन को थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड सर्वे, 500 टूरिस्ट का जो सर्वे है वो किया गया। मेजर डेस्टिनेशन अपनाई गई जहां पे लोग आते हैं, दिल्ली, जयपुर, गोवा, केरला। एडिशनली सेकेंडरी डेटा जो था गवर्नमेंट रिपोर्ट से देखने को मिला एंड टूरिज्म बोर्ड्स वर यूज्ड। द सर्वे इंक्लूडेड क्वेश्चंस अबाउट प्रेफरेंसेस, चैलेंजेस एंड सेटिस्फैक्शन लेवल्स, फोकसिंग ऑन वेरियस डेमोग्राफिक्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक टूरिस्ट। ठीक है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं इसके अंदर। सर्वे एग्जामिनेशन क्या है, टूरिस्ट वर सर्वेड ऑन ट्रैवल प्रेफरेंसेस, टूरिस्ट जो थे उनको सर्वे किया गया ट्रैवल प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। चैलेंजेस एनकाउंटर्ड, एकोमोडेशन सेटिस्फैक्शन एंड कल्चरल एक्सपीरियंसेस। फीडबैक हाईलाइट करता है इंडिया की अपील को ड्यू टू इट्स हिस्ट्री एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, बट ऑल्सो हमें नोट करने की क्या जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप और पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। रिजल्ट क्या मिलता है कि ज्यादातर जो टूरिस्ट हैं वो प्रेफर करते हैं हिस्टोरिकल साइट्स और बीचेस पे जाना। इंटरनेशनल टूरिस्ट वर drawn to heritage sites, while domestic tourists जो है वो प्रेफर करते हैं नेचुरल डेस्टिनेशंस में जाना। Satisfaction was high among tourists who experienced local cultures, उनको ज्यादा मजा आया जिन लोगों ने लोकल कल्चर के बीच में एक्सपीरियंस किया। बट इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज जो है वो अभी भी बहुत बड़ा की पॉइंट बने हुए हैं। ओवरऑल 85% टूरिस्ट जो थे उनका डिजायर है कि वो रिविजिट करेंगे, ठीक है, इंडिया में। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली। अब इन द इंट्रोडक्शन ये बताया गया है, रिसर्चर ने लिंक किया है टूरिज्म को इंडिया की जीडीपी से, ये हाईलाइट करने के लिए कि इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस कितनी ज्यादा है, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करने के लिए एक तरीके से हमें आइडिया मिलता है। व्हाट वुड द फॉलोइंग बी क्लासिफाइड एज, ये जो नीचे क्वेश्चन दिया है इसको कैसे क्लासिफाइड करोगे। द स्टडी इन्वॉल्व प्राइमरी डाटा कलेक्शन थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड सर्वे। तो ये क्या है, ये मेथोडोलॉजी के बारे में बात कर रहा है ना, तो कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो मेथोडोलॉजी यानी मेथड ऑफ एनालिसिस। आगे देखते हैं, गिव 2 पॉइंट्स टू सपोर्ट व्हाई द स्टडी इन्वॉल्व प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्यों इन्वॉल्व किया गया, 2 पॉइंट्स बताओ। तो प्राइमरी डेटा इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किया गया ताकि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल पाए टूरिस्ट के द्वारा, चैलेंजेस, सेटिस्फैक्शन सब पता चल पाए। सेकेंडरी डेटा गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, टूरिज्म बोर्ड, ये सारी इसलिए इंक्लूड करी गई ताकि ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का भी पता लगाया जा सके सर्वे की फाइंडिंग्स को देखने के लिए। पैराग्राफ 3 के अंदर ना कुछ वर्ड्स इंक्लूड हैं जैसे कि प्रेफरेंसेस, चैलेंजेस। इन सारे वर्ड्स की तरफ जब हम देखते हैं तो आपको क्या मीनिंग समझ में आती है। जैसे सेंटेंस 1 की मैं बात करूं, फीडबैक हाईलाइटेड इंडियाज अपील ड्यू टू इट्स हिस्ट्री एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई कि वो प्रेफर करें, ठीक है। फीडबैक हाईलाइटेड इंडिया अपील ड्यू टू इट्स हिस्ट्री एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। वही सेंटेंस 2 की बात अगर आप करोगे तो ये क्या है, ये चैलेंज है या फिर प्रेफरेंस है। ऑल्सो नोटेड इश्यूज लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर गैप भी है, तो ये क्या है, ये चैलेंज है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिस्ट एनी 2 पॉइंट्स जहां पे आपको ऐसा लगता है टूरिस्ट वर आस्क्ड अबाउट इट इन द सर्विस। तो कौन से 2 चीजें उनसे पूछी गई, ट्रैवल प्रेफरेंसेस पूछी गई, कैसी डेस्टिनेशन पे वो जा रहे हैं ये पूछा गया, और क्या क्या चैलेंजेस वहां पे उन्होंने एनकाउंटर्ड करे या क्या सेटिस्फैक्शन रही, उनकी अकोमोडेशन क्या रहा, ये सारी चीजें पता लगाई गई। व्हाट वर द मोर प्रेफर्ड डेस्टिनेशन, सबसे ज्यादा प्रेफरेबल जो डेस्टिनेशन थी वो कौन सी थी। हिस्टोरिकल साइट एंड बीचेस वर द मोर प्रेफर्ड डेस्टिनेशन, सबसे ज्यादा यहीं पे लोगों ने प्रेफर किया इन सारी जगह पे आना। तो एनालाइज व्हाई though there was satisfaction among tourists, there were complaints as well। मतलब satisfaction तो थी पर complaints भी थी। टूरिस्ट सेटिस्फाइड थे कल्चरल एक्सपीरियंसेस को लेकर, लोकल अट्रैक्शंस को लेकर, पर कंप्लेन भी थी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, ओवरक्राउडिंग और पॉल्यूशन को लेकर पॉपुलर साइट्स पे। What is the ultimate goal for stakeholders based on insights from the study? तो मेन गोल क्या होना चाहिए भाई, मेन गोल क्या निकला है यहाँ पे से हमारा कि हम इंडिया में क्या करें, टूरिज्म को प्रमोट करें और टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह इसको आगे बढ़ाएं। ओके, तो इसी के साथ हमने क्या किया, ये जो 2 रिसेंट में पूछे गए केस बेस्ड पैसेज थे उनको किया। अभी तक आपने पूरा ही पैटर्न देखा होगा, चाहे हम जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे थे या फिर केस बेस्ड पैसेज कर रहे थे, कोई भी क्वेश्चन जो है वो रिपीट नहीं हुआ है। ऐसा ही होता है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं रीडिंग स्किल के अंदर स्पेशली, बाकी सब जगह आपको क्वेश्चन रिपीट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए हमने एक एक क्वेश्चन को हर जगह पे डिटेल में पढ़ा, चाहे हम फ्लेमिंगो बुक की बात करें या विस्टास की बात करें या आने वाले टाइम में राइटिंग सेक्शन की भी बात करें। पर रीडिंग स्किल जो एक पार्ट है वो एक ऐसा अनप्रेडिक्टेबल पार्ट है जहां पे आपको ये पता लगाना तो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है कि एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आएगा या नहीं। तो हमारा मेन काम क्या था कि हम प्रैक्टिस कर ले अच्छी तरीके से ताकि हम आंसर कर पाए इसी वहां पे। आंसर कर पाओगे तभी जो मार्क्स है उस एरिया के अंदर आप स्कोर कर पा रहे होगे, राइट। तो ये पता लगा लिया हमने कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस फॉर्म में पूछे जा रहे हैं, पैटर्न क्या चल रहा है, और इससे इजिली आपको एक अच्छे खासे पैटर्न का आइडिया लग चुका है और आप इजिली अब अच्छे मार्क्स में स्कोर कर पाओगे।
ठीक है, तो इसी के साथ हमने रीडिंग स्किल का जो पार्ट था वो कंप्लीट इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया है। अब हम जब अगली क्लास के अंदर मिलेंगे, अगले सेक्शन में जब हम आगे बढ़ेंगे, तो राइटिंग स्किल्स की तरफ हम प्रेफर करेंगे जाना, और राइटिंग स्किल्स में भी लेटर टू एडिटर, जॉब एप्लीकेशन, इन सारी चीजों को समझेंगे, इनका फॉर्मेट देखेंगे और पता लगाएंगे कि क्या पैटर्न बना हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।